कहते हैं कुदरत के खेल निराले होते हैं। कभी किसी के पास ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो नहीं चाहते हैं, और कभी किसी के पास चाहते हुए भी, मेहनत करते हुए, स्ट्रगल करते हुए भी उनको वो चीज़ें शायद नहीं मिल पाती हैं। एक लड़का जो फौज की भर्ती देखता है और पूरी भरकम कोशिश करता है कि वो कैसे भी करे, कुछ भी करे और वो जॉब मिल जाए उसको। उसने पूरी ताकत सुबह उठकर वर्किंग करना, दौड़ लगाना, ये सब, और जो खाने पीने का सिस्टम था उसका, गरीब परिवार का लड़का था, लेकिन वो सिस्टम नहीं बन पाता है। लेकिन वक्त की मार उसके ऊपर ऐसी पड़ती है कि वो जो चाहता था उससे भी बढ़कर कुछ हो जाता है। भले ही उसको जॉब नहीं मिलती, लेकिन कुछ ऐसा होता है उसके साथ कि जब वो एक जगह पहुंचता है और वहां जाने के बाद उसको जॉब मिलती है एक ड्राइवर की, और ड्राइवर की नौकरी करने के बाद बॉडीगार्ड बन जाता है। और बॉडीगार्ड बनने के बाद वो एक दिन ऐसा, जो महिला होती है उसकी जो मालकिन होती है, वो उसके साथ कुछ ऐसा करती है कि उसके बाद उसकी ज़िंदगी ही बदल गई, उसकी दुनिया बदल जाती है उस महिला की और उस ड्राइवर की, जो कि आज पहली बार जब वो दोनों मिले थे और मिलने के बाद फिर अलग ही हो जाता है। कौन थी वो महिला और कैसे उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा बड़ा मोड़ आया जिससे दोनों की ज़िंदगी को बदल कर रख दिया, वो जानेंगे इस कहानी में। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और कहानी अगर अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और अच्छी लगे और उसमें इंटरेस्ट कुछ आए तो फिर शेयर कर दिया करें। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है अमेठी, और अमेठी का ही एक जगह पड़ती है जयसपुर। और यहाँ पर एक परिवार, गरीब परिवार, जो कि उनके पास खेती बाड़ी थी नहीं, उनके परिवार में मुखिया होते हैं झब्बू लाल, और उनके पत्नी के अलावा उनकी 2 बच्चे होते हैं। बड़ी बेटी होती है जिसका नाम आशा होता है, जबकि छोटा बेटा होता है जिसका नाम नरेंद्र होता है। अब जो बड़ी बेटी थी आशा, उसकी उन्होंने शादी कर दी थी, क्योंकि जो झब्बू लाल होते हैं ये पेशे से अगर देखा जाए तो मजदूर थे। इनके पास ज़मीन थी नहीं, ये किसी की खेती करते थे, उसमें झाड़ी मजदूरी करते थे या हिस्सेदारी में ज़मीन करते थे। उससे उनके घर का और परिवार का भरण पोषण होता था। समय का सिलसिला आगे चलता रहता है और वक्त धीरे धीरे मोड़ लेता है। जब वो बेटा नरेंद्र बड़ा हो जाता है, उसकी पढ़ाई जब उसने ग्रेजुएशन कर ली और उसके बाद उसने सोचा कि मैं आर्मी में जाऊंगा, आर्मी का उसका सपना था। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ वो सुबह उठता, दौड़ लगाता और फिर वर्किंग करता, जो अपने शरीर को फिट करने के लिए, ताकि उसका सिलेक्शन हो सके। लेकिन वो पूरी भरकम कोशिश करता है। 2 साल उसके गुजर जाते हैं, लेकिन वो वक्त नहीं आया जिस वक्त का उसने इंतज़ार किया था। किसी भी सेशन में उसको आर्मी की जॉब नहीं मिलती है। हताश होकर उसने सोचा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि ओवर एज होने लगता है धीरे धीरे। तो उसने सोचा कि अब पैसा तो कमाना ही है। तो वो पास में ही अमेठी में जाता है, और अमेठी जाकर उसने एक कोचिंग सेंटर होता है ड्राइविंग का, वहाँ उसने ड्राइविंग सीखी। क्योंकि अमेठी के एरिया में टैक्सी का सिस्टम ज़्यादा अच्छा था, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि टैक्सी चलाएंगे तो कुछ पैसा आएगा, उससे अपने घर की आमदनी होगी और कुछ घर का सिस्टम बनेगा। क्योंकि पिताजी बेचारे वो कब तक मजदूरी झाड़ी करेंगे, ये उसकी सोच थी। उसके बाद उसने ड्राइवरी सीखी, और ड्राइवरी सीखने के बाद वो वहाँ पर टैक्सी चलाने लगता है। कुछ दिन टैक्सी चलाता है, उसके बाद उसने अपने ही गांव के एक रसूखदार लोग थे, जमींदार थे, उनकी जीप किराए पर ली और वहाँ जीप चलाने लगता है, जिससे वो सवारियाँ ढोता है। उससे पैसा आने लगता है, लेकिन जिसकी उसको ज़रूरत थी, जितना वो चाह रहा था, उतनी शायद आमदनी नहीं हो पाती है। तभी एक दिन उसका संपर्क होता है उसका दोस्त, जो कि गुजरात में रहकर उमेश,
वहाँ पर भी एक गाड़ी चलाता था प्राइवेट, किसी की पर्सनल गाड़ी। तो उमेश से जब उसका संपर्क होता है तो उमेश से वो बात करता है। उसने कहा कि यार यहाँ पर सिस्टम बन नहीं रहा है, पैसे की कमी है। तो उमेश ने कहा कि अगर तुझे ज़रूरत हो तो तेरे पास लाइसेंस तो है ही, आ जा हमारे पास और हम तेरी जॉब लगवाएंगे, तलाश करेंगे। ये बात होने के बाद इधर नरेंद्र जो होता है, शरीर से अट्टा कट्टा लंबा चौड़ा जवान था, क्योंकि वो फौज की भर्ती देख रहा था, बॉडी बिल्डर था। उसके बाद जब ये पहुंचता है गुजरात, और गुजरात के सूरत में जहाँ पर वो उमेश रह रहा था, उमेश के पास जाता है। फिर अगले दिन वो एक दूसरे को ढूंढते हैं इधर उधर, कहीं जो मिल जाए। तो एक कोठी में एक रिक्वायरमेंट लगी हुई थी वहाँ पर कि एक ड्राइवर की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ उनकी एक शर्त थी कि अगर जो ड्राइवर होगा वो बॉडीगार्ड होना चाहिए, वो हमारा बॉडीगार्ड बनकर रहेगा, और शरीर से हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा जवान हो, ऐसे ड्राइवर की वहाँ पर ज़रूरत थी। दरअसल उस जो कोठी में रहता था मालिक, उस मालिक के अलावा वहाँ मालिक तो था नहीं, एक मालकिन थी जिसकी उम्र 32 साल थी, और वो जिसका नाम स्नेहा होता है, और वो 32 साल की खूबसूरत महिला होती है, जबकि वो तलाकशुदा महिला थी। वहाँ पर रहती है, उसके 3-4 नौकर भी होते हैं। वो सब वहाँ पर अपना अपना काम करते हैं। कोई बाग बगीचे का काम करता है, कोई खाने का काम करता है, कोई साफ सफाई का, ये सब वहाँ पर सिस्टम था। बड़े लोग थे। उनकी 6 दुकानें होती हैं ज्वेलर्स की गुजरात में, कोई सूरत में, कहीं और बाहर इधर उधर। कुल मिलाकर ज्वेलर्स की 6 दुकानें थीं। कुल मिलाकर वो बड़े लोग थे। वहाँ पर जब इसकी जॉब की बात होती है तो ये अपना इंटरव्यू देता है, बायोडाटा देता है, उसने ये किया वो किया, सारा अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद जो स्नेहा होती है वो इसको पहले दिन ही पसंद कर लेती है। वो सोचती है कि ड्राइवर अच्छा है, शरीर से मजबूत है। उन्होंने तैयारी हो जाती है और ये वहाँ पर जॉब में तैयार हो जाता है। इसको उसी कोठी में एक कमरा दे दिया जाता है। उसके बाद ये वहीं पर रहने लगता है। समय का सिलसिला आगे चलता रहता है। तभी एक दिन पता चलता है कि जो स्नेहा होती है, उसने उसको बोला कि ऐसा करो कि चलते हैं, आज डिस्को बार में जाना है। तो वो डिस्को बार में जाने के लिए तैयार होता है, अपनी गाड़ी निकालता है, उसकी साफ सफाई करता है, क्योंकि स्नेहा जहाँ भी जाती थी तो नरेंद्र को साथ में लेकर जाती थी। उसका जहाँ भी जाना होता आना होता, वो ड्राइवर तो था ही, साथ में उसका पर्सनल बॉडीगार्ड भी था। ये सिलसिला चल रहा था। लेकिन आज जब वो डिस्को में जाता है, उसको मालकिन होती है स्नेहा उसको लेकर जाती है, तो पता चलता है कि वहाँ जाने के बाद इन लोगों ने, जो स्नेहा होती है उसने ड्रिंक्स किया, और ड्रिंक्स करने के बाद आज उसने पहली बार नरेंद्र को भी ड्रिंक करवाई। और जब ड्रिंक्स होती है उसके बाद फिर वो धीरे धीरे नशे में टाइट होने लगता है। जब दोनों को नशे का सुरूर चढ़ता है, फिर नरेंद्र अपनी गाड़ी निकालता है और मालकिन को लेकर वहाँ से चल देता है। वहाँ से आने के बाद जब घर आता है, घर आने के बाद उसको जो स्नेहा होती है वो अपने कमरे में जाने लगती है, और नरेंद्र अपने कमरे की तरफ जाने लगता है, गाड़ी को जहाँ पर पार्किंग थी वहाँ खड़ी करने के बाद। लेकिन वैसे ही स्नेहा उसको अपने कमरे में खींचती है, और खींचने के बाद फिर वो उसको अपने बेडरूम में ले जाती है। वहाँ जाने के बाद दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं, और आज उसकी समय लगभग सालों की हसरतों को वो पूरा करते हैं। और आज वो डरते हुए कहीं ना कहीं, नरेंद्र ये सोच रहा था कि हमने शायद गलत कर दिया है नशे की हालत में, क्योंकि ये बड़े लोग हैं। वो पहले से भी इसके साथ हंसी मजाक करती थी, लेकिन वो सीमित ही बात करता था, क्योंकि वो जानता था कि ये बड़े लोग हैं, हमसे धोखे से अगर कोई बात मुंह से निकल गई तो पता लगा कि इन्होंने नौकरी से निकाल दिया। इसलिए वो डर और झिझक कर ही बात करता था। लेकिन आज वो सारी हदें पार हो गईं, अलग हो गईं, टूट गईं। उसके बाद आज जब ये सिलसिला हम बिस्तरी का शुरू हुआ, उसके बाद रुका नहीं। लगभग 2 साल हो जाते हैं नरेंद्र और स्नेहा को शारीरिक संबंध में रहते हुए, और दोनों एक दूसरे की बात को समझते हुए कहीं ना कहीं स्नेहा नरेंद्र को प्यार करने लगती है। भले ही नरेंद्र स्नेहा से 2-4 साल छोटा था, लेकिन एक दूसरे को चाहने लगते हैं। और चाहने के बाद आज समय वो आ जाता है कि नरेंद्र से स्नेहा ने स्पष्ट बोल दिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी। ये बात सुनकर नरेंद्र भी कहीं ना कहीं चौंक सा जाता है। वो सोचने लगता है कि ये इतने बड़े लोग हैं,
और ये हमसे ऐसी बात कर रही है, अगर शादी होगी तो हम कैसे मैनेज करेंगे और कैसे रहेंगे। ये और हम में बहुत बड़ा फ़र्क है। मैं गांव का एक मज़दूर, पिता का बेटा हूँ और ये एक ज्वेलर्स की मालकिन है, कैसे ये बनेगा। लेकिन कुछ भी हो, उन दोनों ने बात को तय किया और नरेंद्र से उसके घर पर फ़ोन करवाया और उसके माता पिता को बुलवाया। माता पिता जब उनके आते हैं, जब्बू लाल और उसकी पत्नी, यहाँ पर आने के बाद दोनों ने जब स्नेहा को देखा तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को धन्य समझने लगते हैं कि बेटे की किस्मत बहुत बड़ी है। फिर दोनों को मिलने के बाद मंदिर में उनकी शादी होती है, कोर्ट मैरिज होता है। कोर्ट मैरिज होने के बाद खुशी खुशी अपने जीवन को चलाने लगते हैं और अपने पिता को भी नरेंद्र ने वहीं पर बुला लिया। तो क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और मजदूरी की थी और खेतों में गुजारी थी। उसने कहा कि पिताजी आ जाओ, अब जो तुम्हारा पास वक्त बचा है उसको हसीन पलों में जी लो। आज स्नेहा और नरेंद्र दोनों जो दुकानें उनकी 6, उनमें प्रोग्रेस कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। आज उनके पास 8 दुकानें हैं और पति पत्नी मिलकर स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। एक दूसरे को ऐसा महसूस नहीं होने देते कि वो बड़े हैं या वो बड़े हैं, और खुशी ज़िंदगी जी रहे हैं। 2023 में जब इनकी शादी हुई, शादी होने के बाद बहुत अच्छी तरह से चल रही है। दोस्तों, ये रही कहानी। आपको कहानी सुनने के बाद क्या महसूस हुआ, कैसा लगा, वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना होता है कि आने वाला वक्त हमारे सामने किस शक्ल में आएगा जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।